खबर फैल चुकी है कि बिशारुल असद दमिश्क छोड़कर चले गए हैं। काबुल ने भी गिरने में 14 दिन लिए थे, मगर दमिश्क तो 10वें दिन में फॉल होने पर आ गया है। अगर शामी फोर्सेस लड़ने ही को तैयार नहीं तो ईरानी अल-कुद्स कमांडर्स क्या कर सकते हैं। शाम में निस्फ सदी से कायम असद खानदान का इक़्तिदार आप खत्म समझे। आखिरी लड़ाई इस 193 किलोमीटर की पट्टी पर अलवीज लड़ेंगे, लेकिन अगर रूस और ईरान दोनों ही एक बहुत बड़ी लेवरेज खत्म करने वाले हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, असल लड़ाई दमिश्क फॉल के बाद होगी। बागी फोर्सेस को एक ग्रुप थोड़ा है, ये 50 से ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर बना हुआ बड़ा ग्रुप है और हर ग्रुप को इक़्तिदार चाहिए। लगता है अब शाम के 5 हिस्से कर दिए जाएंगे और सब अपने अपने तौर पर खुद मुख्तार होंगे। इस सारे सिनेरियो में अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब और तुर्किया का एक ग्रेट प्लान धुंधला सा दिखाई दे रहा है। शाम में बिशारुल असद का दौर, असद फैमिली का 54 साल से 54 ईयर्स से कायम इक़्तिदार खत्म हो रहा है। गैर मुसद्दका इतलात हैं, खबरें हैं कि शामी सदर बिशारुल असद दमिश्क छोड़कर कहीं महफूज मुकाम पर चले गए हैं। गो कि इसकी तस्दीक या तरदीद कुछ देर तक हो जाएगी, अभी नहीं हो पाई। मगर ऐसा जरूर है कि हुकूमती इदारों के दफातर, सीरियन ऑफिशियल्स के जो ऑफिस थे, वहां से एहलकार छोड़कर भाग गए हैं और उनकी वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बागियों ने शामी शहरों में बिशारुल असद के मुजस्समों को तोड़ना फोड़ना और उनके वालिद के मुजस्समे, बिशारुल असद के वालिद हाफिज असद के मुजस्समों को घसीटना शुरू कर दिया है। बागी फोर्सेस M5 हाईवे पर तूफान की तरह आगे बढ़ती हुई अदलिब, उसके मुजाफात, अलीपो और हमा के बाद अब हम्स के दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो हम्स घेरे में आ चुका है और किसी भी वक्त फॉल भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ हम अभी नॉर्थ से होने वाले अटैक की बात कर रहे हैं, जबकि साउथ से, जनूब से, नीचे की तरफ से भी सीरियन फ्री आर्मी के कुछ सेक्शंस ने मुसल्ला बगावत शुरू कर दी है और एडवांस शुरू कर दिया है बिशारुल असद के खिलाफ। दारा से चलते हुए इस लश्कर ने, जो दरअसल 50 मुख्तलिफ छोटे बड़े ग्रुप्स के 30,000 के करीब सोल्जर्स हैं, इस ग्रुप ने दमिश्क की तरफ, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। वो टाउन पर टाउन और शहर पर शहर कब्जे में लेते जा रहे हैं। अब तक दमिश्क शहर की दीवार से वो बमुश्किल 2 किलोमीटर दूर एक मॉर्निंग वॉक के फासले पर पहुंच चुके हैं। लगता है कि आखिरी लड़ाई अगर हुई तो दमिश्क के लिए ही थोड़ी बहुत होगी। इन दो बागी फोर्सेस के अलावा दोस्तों, यानी जो नॉर्थ से आ रही है और ये साउथ से जो आ रही है, इन दो बागी फोर्सेस के ग्रुप्स के अलावा इसराइल ने भी गोलान हाइट्स से अपने तौर पर बिशारुल असद रजीम के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। मतलब शामी सदर जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में अब फंस चुके हैं और वो तनहा भी हैं। ईरान और रशिया उस तरह उनके साथ नहीं है जैसे 2015 के बाद से थे। आप इस नक्शे को एक बार फिर गौर से देखें तो आप समझ जाएंगे कि शामी सदर बिशारुल असद और उनके इंटरनेशनल सपोर्टर्स ईरान, हिजबुल्लाह और रशिया दरअसल किस मुश्किल में आ गए हैं। बिशारुल असद हुकूमत की लाइफ लाइन साथियों, उनकी ट्रेड और पावर हाउस, ये सब कुछ इस 193 किलोमीटर की कोस्टल लाइन पर है। यहीं पर असद फैमिली के खानदान, कबीले और अलवीज के जो सपोर्टर्स हैं, उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। अलवीज की तादाद यहाँ सबसे ज्यादा है। इसी जगह पर रूस की 3 मिलिट्री बेसिस हैं। तरतूस में एक नेवल बेस है, इससे कुछ ऊपर एक हेलीकॉप्टर बेस है और इंतहाई नॉर्थ में लताकिया के करीब एयर बेस है। इस कोस्टल लाइन पर शाम के पास रशियन डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, मतलब यहाँ का डिफेंस काफी बेहतर है। तो ये इतना अहम हिस्सा है अलवीज के लिए, बिशारुल असद के लिए। मगर यहाँ तहरीर शाम, जो अलकायदा और दाश से निकली हुई एक जमात है जिसे तुर्की, इसराइल, यूक्रेन और अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, ये तेजी से मैदान मारती हुई हम शहर के दरवाजे पर तो आ गई है। अब याद रखें कि ये भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हयात तहरीर शाम, एक वन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें दर्जनों दूसरी तंजीमें हैं। सो क्या है कि अगर किसी भी लम्हे इस फोर्स और इसकी इत्तेहादी सीरियन नेशनल आर्मी, जो कि टर्किश बैक्ड है, इसके ग्रुप में से एक आर्मी, इनका कब्जा हम्स पर हो जाता है, तो समझें कि बिशारुल असद हुकूमत की ईरान और रशिया की अरब ग्रेट गेम में बहुत बड़ी शिकस्त हो गई। ऐसी शिकस्त जिससे रिकवर करना इनके लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि हम्स पर कब्जा होते ही इन दोनों ताकतों की मदद से, ईरान और सीरिया की मदद से, शाम पर हुकूमत करने वाले बिशारुल असद का कैंप 2 अहम तरीन जगहों पर घेरे में आ जाएगा। एक तो यही वेस्टर्न सीरिया, जिसकी भी हमने बात की, 193 किलोमीटर की कोस्टल लाइन, जहां अलवीज बड़ी तादाद में रहते हैं, ये घेरे में आ जाएगी। यही सदर बिशारुल असद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। हम्स के बागियों के हाथ में चले जाने से इस हिस्से का दमिश्क से राब्ता ही कट जाएगा। लेकिन यहाँ की आबादी के लिए कोस्टल लाइन के ट्रेड रूट की वजह से और रशियन मिलिट्री बेसिस की वजह से एक डिफेंस मौजूद रहेगा कि दो अतराफ से घेरे जाने के बावजूद इनके पास एक अहम तरीन पोर्ट और डिफेंस तो होगा। मतलब ये घेरे में तो आई होगी, मगर यहाँ अलवी फैमिलीज के लिए और प्रेसिडेंट बिशारुल असद अगर यहाँ पहुंच सके तो उनके लिए सुकून का सांस लेने की यहाँ पर जगह होगी। मगर दूसरी जगह जहाँ बिशारुल असद ज्यादा मुश्किल में है और जो अहम है, वो कैपिटल दमिश्क है, क्योंकि हम उसके फॉल होते ही दमिश्क के पास कोई सप्लाई लाइन नहीं रहेगी।
खास तौर पर ऐसे में जब सामने से बागी फोर्सेस घेरा डाल चुकी हों, ईस्ट से कोई महफूज रास्ता इसराइली बमबारी की वजह से बाकी न बचा हो और साउथ से भी बागी सर पर चढ़ चुके हों। आप देखिए कि जैसे ही बागियों ने नॉर्थ से या तहरीर शाम और उनके धादियों ने दमिश्क की तरफ नॉर्थ से मार्च शुरू किया था, तो उसी वक्त ही साउथ से इसराइल बशारुल असद फोर्सेस पर और इराक से आने वाले रास्तों पर बमबारी कर रहा था। उसने मकबूजा गोलान हाइट्स पर अपनी फोर्सेस की तादाद भी बढ़ा दी है। इसराइली फोर्सेस शामी हुकूमत के अहम तरीन एयरपोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट रूट्स को भी काट रही हैं। यानी हम्स के बाद हर तरफ से शामी सदर बशारुल असद की फोर्सेस बंद चुकी होंगी। ऐसे में अगर बशारुल असद किसी बड़े और वाजे रशियन या ईरानी गवर्नमेंट की मदद से किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में ना बच सके, तो इस ब्लडी सिविल वॉर का निशाना वो भी बन सकते हैं, जैसा कि लिबिया में कर्नल कजाफी बन गए थे, जिसके बाद आप जानते हैं कि वहां एक और कैओस सामने आ गया जो अब तक उसी तरह तबाही फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस सारे घन चक्कर में बशारुल असद की अपनी फोर्सेस कहाँ हैं, वो डिफेंस क्यों नहीं कर रही। दरअसल इस वक्त प्रेसिडेंट बशारुल असद की लॉयल फोर्सेस की तादाद बहुत ही कम रह गई है। कभी ये 3.5 लाख के करीब होती थी, लेकिन अब 1.25 लाख और 1 लाख के दरमियान कहीं है। इसमें से भी सिर्फ 25 से 30 हजार के करीब वो सोल्जर्स हैं जो दमिश्क में कैपिटल और बशारुल असद की हिफाजत के लिए हैं, अगर उन्होंने हिफाजत की तो। वो इसलिए कि इतनी कम तादाद इसलिए रह गई है कि बशारुल असद की जो फोर्सेस थी, इनको तो कई माह से तनख्वाहें ही नहीं मिली और वसाइल भी इनके पास बहुत कम हैं, और बागियों की तेज रफ्तार कामयाबियों के बायस ये डीमोरलाइज भी बहुत हो चुके हैं। आप खुद देखें कि सिर्फ 10 दिन में बहुत ही छोटे से किनारे पर मौजूद वेस्टर्न किनारे पर मौजूद है और तहरीर शाम ने 4 बड़े शहरों पर आनन फानन कब्जा कर लिया, हाईवे 5 को भी कंट्रोल में ले लिया और एक दुनिया को हैरान कर दिया। इतनी जल्दी तो काबुल फॉल नहीं हुआ था, उसे भी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक तकरीबन 14 दिन लग गए थे। मगर शामी फोर्सेस तो बागियों के सामने यूं भागी हैं जैसे वो लड़ना जानती ही नहीं। ईरानी और रशियन फोर्सेस जो इनकी मदद के लिए मौजूद थी, वो भी बेबस दिखाई दी हैं। बल्कि एक ईरानी एनालिस्ट मेहदी रहमती के अल्फाज में अगर हम कहें तो शामी फोर्सेस जब खुद लड़ने को तैयार नहीं, तो ईरानी अलकुद्स फोर्सेस, उनके एडवाइजर, मददगार और रशियन मददगार क्या कर सकते हैं। खैर साथियों, शामी फोर्सेस के इस तरह भाग जाने पर हम बागियों के पास जो बेहतरीन हथियार हैं, मॉडर्न प्लानिंग है, इक्विपमेंट है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। उनके पास ड्रोन्स हैं, रात में लड़ने की ट्रेनिंग है, शोल्डर माउंटेड रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मैन पैड्स हैं, कुछ जगहों पर अमेरिकन हेमवीज भी उनके पास हैं, और रेबल्स की महबूब गाड़ी जो टोटा है उस पर माउंट की हुई मशीन गन्स अलग से हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन्हें सीरियन आबादी की बहुत बड़ी तादाद, जो कि सुन्नी आबादी है, उसकी सपोर्ट भी हासिल है। वो कैसे? वो ऐसे साथियों कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट बशारुल असद अलवी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जो कि शिया इस्लाम की एक ज़िली शाख है। वो कि असनाशरी शिया इस्लाम से अलवी फिरका काफ़ी मुख्तलिफ है, इनके अकायद और इनकी इबादत उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी इनका तारीखी ताल्लुक इसी सेक्ट से है। अरबों में कबायली और सेक्टेरियन लॉयल्टी आज भी बहुत गहरी है। यही वजह है कि अरब ममालिक की ज्यादातर अफवाज बन ही नहीं पाती, क्योंकि फौज तो तभी बनती है जब फौज खुद एक फिरका, एक सेक्ट बन जाए। जबकि अरबों में तो ज्यादातर कबायली वफादारियां किसी भी इदारे के डिसिप्लिन से ज्यादा मजबूत ही रहती हैं, सो उनकी फौज नहीं बन पाती। तो खैर, हम कह रहे थे कि बागियों को शाम में अवामी सपोर्ट इतनी ज्यादा क्यों है। दरअसल शाम में अलवी सेक्ट के लोगों की तादाद महज 10 से 15% है, जिसके मुकाबले में 70 से 80% के करीब तो वहां सुन्नी आबादी है। मगर 1970 से 1970 से जब हाफिजुल असद ने बास पार्टी का तख्ता उलटकर एक मिलिट्री इनकलाब बर्पा किया था, तब से ये माइनॉरिटी आबादी, अलवी आबादी जो है, इससे ताल्लुक रखने वाले लोग ही मेजोरिटी सुन्नी आबादी पर हुक्मरानी कर रहे हैं। और यही बात इस झगड़े का एक बहुत अहम पॉइंट है। हाँ, ये अलग बात है कि फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये सारे बंटवारे हुए, फ्रेंच और अंग्रेजों ने आपस में ये सारी जमीनें बांटी, तो अलवीज बेहतर तालीम याफ्ता होने और फौज में, ब्यूरोक्रेसी में अहम पोजीशंस पर होने की वजह से आसानी से शाम का कंट्रोल अपने पास रख पाए। फ्रेंच की इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी थी कि डिवाइड और रूल के मुताबिक। फिर अलवीज मजीद ताकतवर उस वक्त हुए जब इनके ईस्ट में, मशरिक में, ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी का मजहबी इनकलाब कामयाब हो गया। इस इनकलाब में चूंकि शामी डिक्टेटर हाफिजुल असद की मदद भी शामिल थी, इसलिए ईरानी इनकलाबी शिया रजीम अखलाकी तौर पर हाफिजुल असद फैमिली की, शामी हुक्मरान फैमिली की कर्जदार भी हो गई और इसके साथ जुड़ गई। स्ट्रेटजिक मफादात इसके अलावा इनके सामने थे और ये अलायंस आज तक किसी न किसी सूरत में कायम है। तीसरी ताकत की सपोर्ट शामी सदर हाफिजुल असद को, यानी अलवीज को, इस वजह से भी मिली कि शुरू में ये सब लोग जिस सियासी जमात में थे वो बास पार्टी थी और इसी के नाम पर इन्होंने हुकूमत की। ये एक सोशलिस्ट पार्टी थी और सो कॉल्ड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज पर कायम थी। इसी वजह से सोवियत रशिया उस दौर से, कोल्ड वॉर के दौर से इनके साथ था। तभी से शाम के अंदर रूसी असर और सूद बढ़ता रहा, जो कि आज तक किसी न किसी शक्ल में कायम है। तो ये वो दोस्तों अलायंसेस थे
जिनकी वजह से अलवीज जो कि 10 से 15% थे सिर्फ कुल आबादी के, वो ताकतवर होते चले गए। लेकिन मेजोरिटी सुन्नीस जो कि 70 से 80% के दरमियान आबादी रखते थे, वो एहसास महरूमी में रहे। एहसास महरूमी दरअसल ये था कि उन्हें उनकी आबादी के लिहाज से पावर शेयर नहीं दिया जा रहा था, ये उनके दिल में एहसास था। इस ग्रुप के इन्हीं जज्बात को माजी में भी मुख्तलिफ सख्त गीर ख्यालात की मजहबी जमातों ने खूब इस्तेमाल किया है। शाम की ख्वानुल मुस्लिमीन जो थी, ख्वानुल मुस्लिमीन का जो सीरियन चैप्टर था, उसने तो 80 की दहाई में 80s में हाफिजुल असद के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसका सबसे बड़ा सानहा हमा शहर में फिर हुआ। इसी बगावत को कुचलने के लिए प्रेसिडेंट हाफिजुल असद ने 1982 में 1982 में अपने भाई रिफतुल असद की क़यादत में एक फौज भेजी थी और उसने पूरे हमा शहर को यूं मलियामेट कर दिया था जैसे अभी इसराइल ने गजा को कर रखा है। 2 फरवरी से 28 फरवरी तक 27 दिन के लिए हमा शहर का मुहासरा करके इस पर बारूद फेंका गया। 40,000 के करीब कुल हलाकतें इन 27 दिनों में हो गई थी, जिनमें से ज्यादातर हमा शहर के अंदर के लोगों की हलाकतें थी। 17,000 लोग आज तक मिसिंग हैं, न जाने मलबे तले दब गए या क्या हुए कोई नहीं जानता। 79 मसाजिद, 3 चर्चिज और अनगिनत इमारतें भी इस दौरान इस बगावत को कुचलने के लिए गिरा दी गई। 1 लाख लोगों को शहर छोड़कर चले जाने पर मजबूर कर दिया गया, यानी बगावत पूरी तरह कुचल कर रख दी गई। अब ये सब कुछ भले इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ हो रहा था, मतलब उनके नाम पर हमा शहर की आबादी के साथ हो रहा था, मगर तमाम सुन्नी आबादी सीरिया की जो थी वो इसको इनसे अपने आप को मुंसलिक समझती थी। अब जानते हैं कि फ़िरका वाराना तौर पर और फ़िरका वाराना बुनियादों पर लोग मजहबी ख्यालात रखने वाले लोग इसी तरह सीरिया में सोचते हैं। तो बहरहाल ये वाक़या और सारी तफसील सिर्फ ये बताने के लिए थी कि शाम में बशारुल असद के खिलाफ बागियों को जो एक कामयाबियाँ अचानक से मिलना शुरू हुई हैं और बहुत रफ्तार से मिली हैं, इनके पीछे एक हकीकत ये है कि बागी ग्रुप्स के फाइटर्स को एक सेक्ट की मदद हासिल है, सुन्नी सेक्ट की, क्योंकि वो उसी सेक्ट से। इसे शाम की मेजोरिटी आबादी की सपोर्ट आप कह सकते हैं। हमा शहर के बागियों के कब्जे में जाने के बाद आपने जो सड़कों पर खुशी के चंद मनाजर देखे, तो उसके पीछे यही तारीख थी, जिसका एक मुख्तसर हिस्सा हमने आपके सामने रखा। यही वजह है कि तहरीर शाम के साथ फिलहाल आपको शाम की सेंट्रल और साउथ की आबादी नजर आ रही है। लेकिन क्या बशारुल असद को गिराने के बाद, दमिश्क पर कब्जा करने के बाद, ये तमाम बज़ाहिर जो एक फ़िरके की वजह से यकजा नजर आ रहे हैं, मुश्तरका मफादात की वजह से, क्या वो इकट्ठे रह पाएंगे? मुमकिन ही नहीं है। आप एक बार फिर नक्शे को देखें। शाम का ये दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोल्ड एरिया जो नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ कुर्दिश फोर्सेस का कंट्रोल है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF का। ये भी ज्यादातर सुन्नी ही है, मतलब कुर्दों की बड़ी तादाद सुन्नी मुस्लिम पर मुश्तमिल है, लेकिन ये बड़ी तादाद तहरीर शाम के सुन्नियों के साथ हरगिज नहीं है, बल्कि ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। अभी जहां जहां से भी बशारुल असद की फोर्सेस फरार हो रही हैं और है तहरीर शाम भी वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो इन जगहों पर यही कुर्दिश फोर्सेस अपनी पोस्टें बना रही, वो अपना एरिया बढ़ाती जा रही हैं। इन्हें अमेरिका और सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल है, जबकि तुर्की उनका दुश्मन है और तहरीर शाम का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है। सो मेजोरिटी सुन्नी सेक्ट में सबसे बड़े ये 2 ग्रुप्स हैं, तहरीर शाम और कुर्द। लेकिन इन 2 के अलावा और भी दर्जनों छोटे छोटे बहुत से सुन्नी ग्रुप्स हैं जो कि इस वजह से फिलहाल अलवीज के खिलाफ तो मुत्तहिद हैं, मगर इनकी जुबान, कबायली ग्रोहबंदी, असबियत, फिरके की निस्बत कहीं ज्यादा मजबूत है। इसलिए वो एक सेक्ट का होने के बावजूद ना तो तहरीर शाम के साथ हैं और ना ही कुर्दों के साथ। इन 2 के अलावा जो बाकी ग्रुप्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इनके अपने अपने ग्रुप्स और मकासद हैं।